हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो वेलकम टू ऑन योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स गढ़। हम आज डिस्कस करेंगे अपने फिजिक्स की टॉपिक में वर्क एनर्जी एंड पावर। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का ये वर्क एनर्जी एंड पावर। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि ये जो लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट किए हैं ये यूपी लेखपाल की जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए, एंड यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की वैकेंसी जो आई है वो भी, एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसीज आ रही है जिसका टेंडर अभी रिसेंटली पास किया गया है, उस एग्जाम्स में भी जो भी जनरल साइंस के क्वेश्चंस आएंगे उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बनाया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ये चल रहे हैं, आप लोग इसको फॉलो करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले हम एक छोटी छोटी डिफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो सबसे पहले अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क इज़ नथिंग। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाया जाए और ये ऑब्जेक्ट अपने किसी पोजीशन पॉइंट ए से किसी पोजीशन पॉइंट बी पे शिफ्ट हो जाए, विस्थापित हो जाए, और उसके विस्थापन होने से कोई डिस्टेंस ट्रेवल हो जाए उस ऑब्जेक्ट के अंदर इस फोर्स के द्वारा, तो ये किया गया कार्य कहलाता है। इस फोर्स के द्वारा इस ऑब्जेक्ट में किया गया विस्थापन इस फोर्स के द्वारा किया गया कार्य कहलाता है, दैट इज कॉल्ड वर्क। अब अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी को अगर हिंदी में डिफाइन करें तो कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। पावर की अगर हम बात करें, इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसको बोलेंगे कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से लेंगे। वर्क एंड एनर्जी में बहुत सारी सिमिलरिटीज होती हैं, इनकी जो यूनिट्स होती हैं वो यूनिट सेम होती है। यहीं पे हम इसको देख लेते हैं। यूनिट क्या होती है इसकी? स्केलर होती है इसकी यूनिट्स। और यूनिट्स नहीं, ये मतलब स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं, और इसकी जो यूनिट होती हैं वो यूनिट होती है क्या? जूल। ये सिमिलरिटीज होती हैं वर्क एंड एनर्जी में। डेफिनेशन थोड़ा सा अलग होती है। कार्य करने की क्षमता, आप कितनी कार्य कर सकते हैं, उसको हम एनर्जी कहते हैं या ऊर्जा कहते हैं। पावर, कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है? पावर कहा जाता है। कार्य करने के दर का मतलब से ये हुआ किसी एकांक समय में किसी पर्टिकुलर यूनिट में किसी निश्चित समय अंतराल में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं? पावर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक आदमी एक मिनट में वो कितना चलता है? 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। सेम पर्सन अगर एक मिनट के अंदर 2 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है तो हम क्या बोलेंगे कि एक ही सेम टाइम अंतराल के अंदर किया गया जो विस्थापन है या डिस्टेंस वो क्या अलग अलग है। तो दूसरे मैन की जो पावर होगी इन कंपैरिजन टू फर्स्ट मैन, उसकी पावर क्या है? ज़्यादा है। इसकी पावर क्या है? ज़्यादा है, और इसकी पावर क्या है? कम है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इन डिटेल थोड़ा सा वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में देखेंगे। तो अभी अभी हमने देखा कि कोई बॉडी है जो डिस्प्लेस्ड हो जाए, अपने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे डिस्प्लेस्ड हो जाए बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट। यहाँ पे मैंने भी बात किया था, कोई ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन ए पे है और इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए और ये डिस्प्लेस हो जाए अपने पोजीशन से किसी दूसरे पोजीशन पे डिस्प्लेस हो जाए, जिसको मैं बोलूँगा पॉइंट बी, और इसके बीच कोई डिस्टेंस ट्रेवल हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि वर्क इज डन। क्या बोलेंगे? वर्क इज डन। फार्मूला हमारे पास क्या है? W इज इक्वल टू एफ डॉट एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास यहाँ से फार्मूला निकल के आता है। वेयर थीटा इज फोर्स, यहाँ पे एफ क्या है? ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्स को। एस किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, आप कोई भी बात यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का क्या है? एंगल है। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? वर्क की। तो वर्क की जो हमारे पास यूनिट होती है, यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है? जूल है। उसके बाद ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम इसके डायमेंशनल फार्मूले की बात करें, किसकी बात करेंगे? डायमेंशनल फार्मूले की। वो कैसे निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला? यहाँ से हम निकालेंगे W इज इक्वल टू एफ डॉट एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब हम इसकी यूनिट्स क्या लिखेंगे? फार्मूले की फोर्स की यूनिट क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो सबसे पहले फोर्स का फार्मूला लिखेंगे, देन SI यूनिट्स लिखेंगे, देन डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला क्या है? M इंटू ए होता है।
डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर किया जाता है, लेंथ में मेजर किया जाता है, जिसको हम मीटर लिख लेंगे। कॉस थीटा कैसी क्वांटिटी है, मैंने आपको बताया था यूनिट एंड मेजर में कि ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितनी होती है, दो होती हैं। एक क्या होता है एंगल, और दूसरा क्या होता है सॉलिड एंगल। दूसरा क्या होता है सॉलिड एंगल। एंगल को मेजर किया जाता है किसमें, रेडियन के अंदर मेजर किया जाता है। सॉलिड एंगल को किसमें मेजर किया जाता है, स्टेरेडियन के अंदर मेजर किया जाता है। इन दोनों ये क्या है, स्टेरेडियन एंड रेडियन क्या है, इस सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का क्या है, एसआई यूनिट है। क्या है, एसआई यूनिट है। अब क्या इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, नो। तो पूरे फिजिक्स के अंदर यही दो क्वांटिटी ऐसी हैं, यही सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के दो पार्ट ऐसे हैं, एंगल एंड सॉलिड एंगल, जिसकी एसआई यूनिट तो है रेडियन एंड स्टेरेडियन, बट देयर इज नो डायमेंशनल फार्मूला। तो हम यहाँ डायमेंशनल फार्मूला इसकी बात करेंगे नहीं, तो यहाँ पे सब खत्म। देन अब हम इसकी बात करेंगे। मास को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। एक्सेलरेशन को मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर में, एंड मीटर का फिर से मल्टीप्लाई, मीटर मीटर का ये सेम, यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे पावर 1। जब बेस सेम होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकेंड अपॉन ये स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी यूनिट आ गई, एसआई यूनिट आ गई, किलोग्राम मीटर सेकेंड मीटर बाई मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, क्या हो जाएगा, एम एल की पावर 2 एंड टी की पावर -2। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात करते हैं, टाइप ऑफ वर्क। टाइप ऑफ वर्क कितने होते हैं, पॉजिटिव वर्क डन होता है, निगेटिव वर्क डन होता है, और एक जीरो वर्क डन होता है, जो हम आगे आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव वर्क डन अभी समझो, 1 मिनट के अंदर समझो कि अगर हम जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क होगा। और नेगेटिव वर्क ऐसे वर्कों को बोलेंगे कि अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, वर्क इज निगेटिव। यहाँ पे बोलेंगे वर्क इज पॉजिटिव। ये आपको मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। अब मैं फार्मूले से इसको समझाऊंगा। हमारे पास फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये फोर्स क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव में ही मेजर किया जाता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में ही मेजर किया जाएगा। कॉस ऑफ थीटा क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो के बराबर हो सकता है। और किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा। तो थीटा का यहाँ पे हम वेरिएशन देख लेते हैं 1 मिनट में। यहाँ पे आप देखिए, ये अगर मैं कॉस थीटा का ये बनाऊं ग्राफ, ये हमारे पास कुछ ग्राफ हुआ, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे कितनी डिग्री, 180 डिग्री, और यहाँ पे 360 डिग्री, राइट। अब मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि यहाँ इस 0 से 90 के बीच में एंगल क्या है आपका, पॉजिटिव। थीटा, थीटा क्या है, 0 से 90 के बीच में कॉस ऑफ थीटा कैसा है, पॉजिटिव है। और 90 टू 180 के बीच में कॉस ऑफ थीटा आपका कैसा है, निगेटिव है, राइट। इसके बाद फिर से ये यहाँ पे यहाँ तक क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, फिर उसके बाद दूसरे एंगल में क्या, निगेटिव आएगा। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा कि जब भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 और 90 के बीच होगा, तो उस समय कॉस थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और कॉस थीटा अगर पॉजिटिव होगा तो हमारे पास वर्क भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर मैं एंगल 90 टू 180 के बीच रखूंगा, 90 टू 180 के बीच रखूंगा, तो cos थीटा निगेटिव होगा, तो वर्क भी हमारे पास निगेटिव होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा इज बिटवीन 90 टू 180, देन cos थीटा इज निगेटिव इन मेनी एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स। अभी मैं बताता हूँ एग्जाम्पल जो इसमें दिया हुआ है, मैं उसको अभी 1 मिनट के अंदर डिस्कस करता हूँ। अब देखिए इसमें ये पॉजिटिव वाले में क्या एग्जांपल था, हॉर्स पुल द कॉटन लेवल ऑन द रोड। जब कोई हॉर्स किसी बैलगाड़ी को खींचता है या बैल किसी बैल गाड़ी को खींचता है, तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, हमेशा सेम है, तो पॉजिटिव वर्क हो गया। अब यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य निगेटिव बोला जा रहा है यहाँ पे। अब मैं इसको समझाता हूँ। देखिए, अगर सपोज करिए कि ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास, यहाँ पे आपको समझ में आ गया cos 90 एंड 180 के बीच में क्यों वर्क डन नेगेटिव होता है। अब हम यहाँ पे समझेंगे। अगर कोई आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, अब इस पे हमने कोई फोर्स लगाया, ये अप्लाइंग फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है, अप्लाइंग फोर्स है। और डिस्प्लेसमेंट इसके में कहाँ हो रही है, इस डायरेक्शन में हो रही है। तो किसी भी सरफेस पे जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही होती है तो ऑटोमेटिकली एक एडजस्टेबल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो जाता है।
दो फोर्स लग गए। तीसरा फोर्स इसका कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, mg। तो 3 टाइप के फोर्स लग रहे हैं, तो जितने टाइप के फोर्स होंगे उतने टाइप का वर्क किया जाएगा इस ऑब्जेक्ट पे। तो अगर मैं बोलूं ये जो अप्लाइड फोर्स है इसके थ्रू किया गया कार्य क्या होगा, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू डी, डिस्प्लेसमेंट डी हुआ सपोज, एंड कॉस ऑफ थीटा। अब बताइए थीटा यहाँ पे कितना लेंगे हम, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इनके बीच का जो थीटा हुआ दैट इज इक्वल टू 0। तो F इंटू डी इंटू कॉस ऑफ 0, और कॉस ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस ऑफ 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस ऑफ 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस ऑफ 180 की वैल्यू -1 होती है। ठीक, यहाँ से आपको ये क्लियर। तो कॉस ऑफ 0 की वैल्यू 1, तो W इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू डी, ये हो गई हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी, तो वर्क क्या हो गया, पॉजिटिव। अब हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य इस ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस साइड, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस साइड, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस साइड, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आप इसको इस तरीके से अगर बना लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच का एंगल 180 डिग्री। अब हम इसको लगाएंगे, W इज इक्वल टू, फ्रिक्शनल फोर्स को हमने स्मॉल f से लिखा, डिस्प्लेसमेंट अभी भी कैपिटल D ही रहेगा, कॉस ऑफ 180 डिग्री, और 180 डिग्री कॉस ऑफ 180 डिग्री का वैल्यू -1, तो W इज इक्वल टू -F इंटू कैपिटल D। अब आपको यहाँ से समझ आया होगा कि वर्क डन क्या हो गया हमारे पास, निगेटिव। वर्क डन कैसा हो गया, निगेटिव, राइट। अब हम निकालेंगे कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है इसके थ्रू किया गया कार्य क्या होगा। अब यहाँ पे निकालिए, W इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी वैल्यू है, m इंटू जी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है g, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे थीटा निकालिए, देखिए यहाँ पे थीटा निकालिए, यहाँ ये हमारे पास इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स लग रहा है mg कुछ इस डायरेक्शन में, इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब आप यहाँ पे लिखेंगे mg इंटू डी कॉस ऑफ 90, और कॉस ऑफ 90 की वैल्यू यहाँ से हम देखेंगे, कॉस ऑफ 90 की वैल्यू क्या है, 0। कॉस ऑफ 90 की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पे 0 अगर पुट करेंगे तो वर्क डन कितना हो गया, 0। अगला केस अभी हम देखेंगे कि जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का कोण बनाएं या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, तो उस केस में हमारे पास वर्क कैसा होता है, 0। बात समझ में आ रही है आपको, ये वर्क डन आपका 0, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, हमने तीनों केस देख लिया। ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, इस डायरेक्शन में फोर्स क्या आ रहा था, पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में था, तो वर्क हमारे पास कैसा आ रहा था, पॉजिटिव। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा था, इसके बीच का एंगल कितना हो रहा था, 90 डिग्री। यहाँ पे वर्क हमारे पास किसके बराबर हो रहा था, 0। फ्रिक्शनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट था, यहाँ पे हमारे पास वर्क कैसा आ रहा था, नेगेटिव, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बनता था, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो एग्जांपल और है, एग्जांपल से ही सवाल पूछे जाते हैं इससे। तो वर्क डन इज 0 व्हेन परपेंडिकुलर, व्हेन द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। ये बात आपको क्लियर, कोई जरूरत नहीं है आगे इसे डिस्कस करने की। व्हेन बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ सर्कुलर पाथ। अब देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट आप किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास कोई सेंटर है, तो यहाँ पे एक फोर्स लगता है, इसकी फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको अभी आप बस थोड़ा सा देख लीजिए, इसके बारे में डिटेल हम डिस्कस करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे एक फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसकी डायरेक्शन डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और इसके बीच का एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, एक फोर्स वर्क करता है इस ऑब्जेक्ट पे, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स ये जो लगा, और ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका इस डायरेक्शन में हो रहा है, उसके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर किया गया कार्य कैसा हो जाएगा, 0, क्योंकि इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण 90 डिग्री। और अगर मैं लिखूं सेंट्रीपिटल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 की वैल्यू क्या, 0, तो टोटल वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। उसी तरीके से कूली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। अब अगर यहाँ पे कोई कूली है, वो अपने सर के ऊपर कोई एक सामान रख करके लेके जा रहा है। अब ये इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसके नीचे एक फोर्स लगेगा क्या, जैसे mg लगेगा, डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हुआ तो इसके बीच का कोण क्या होगा, 90। तो कूली के द्वारा प्लेटफॉर्म पे सामान लेकर के चलने में जो कार्य किया जाता है बाय या फिजिक्स, ये क्या कहलाता है, 0 वर्क डन कहलाता है। बात आपको समझ में आ रही है। अब एक कंक्लूजन लिख लीजिए, देखिए एक दूसरे तरीके से इससे सवाल क्या पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा
अच्छा देखिए एक चीज, क्या एक होता है एक्यूट एंगल एंड एक होता है क्या ऑब्ट्यूस एंगल और एक होता है क्या नॉर्मल एंगल। इन तीनों की बात करेंगे। नॉर्मल एंगल, एक्यूट एंगल को हम बोलते हैं क्या न्यून कोण, क्या बोलेंगे न्यून कोण, और इसको हम क्या बोलेंगे अधिक कोण। ये क्या है अधिक कोण, और ये क्या है हमारे पास समकोण। ठीक है, समकोण। न्यून कोण कैसा कोण होता है जिसमें थीटा 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। अधिक कोण क्या होता है जब थीटा 90 से तो बड़ा हो लेकिन 180 से क्या हो छोटा हो। समकोण कितना हो जाता है जब थीटा कितना हो 90 डिग्री हो, थीटा कितना हो 90 डिग्री हो। तो अब देखिए अगर आपके पास एक्यूट एंगल बनेगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर एक्यूट एंगल बनेगा तो वर्क हमारा पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अगर ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा तो वर्क हमारा हो जाएगा नेगेटिव। अगर हमारे पास समकोण बन रहा है किसके किसके बीच, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच, तो यहाँ पे फिर वर्क क्या हो जाएगा जीरो। इससे ज्यादा आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, अगर मैं बोलूँ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये थीटा कौन से हैं, दिस इज द थीटा बिटवीन, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब यहाँ पे मैं वर्क की बात करूँ तो जीरो पे वर्क क्या होता है मैक्सिमम होता है, आपने देखा cos जीरो की वैल्यू 1, और जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है वैसे वैसे cos ऑफ थीटा क्या करता है डिक्रीज करता है। cos जीरो की वैल्यू 90, cos 30 की वैल्यू क्या हो जाती है, cos 30 की वैल्यू क्या √3/2, इसकी वैल्यू क्या 1, ये क्या 1/2, समझ रहे हैं। इस तरीके से इसकी वैल्यू होती चली जाती है। तो cos ऑफ थीटा क्या हो जाता है डिक्रीज करता चला जाता है, और cos ऑफ थीटा अगर डिक्रीज करेगा तो वर्क हमारा क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो cos ऑफ थीटा भी डिक्रीज, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू नीचे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी घटती चली जाएगी। थीटा अगर बढ़ेगा तो वर्क हमारे पास क्या होगा घटेगा। तो आपको ऑप्शन में पूछ सकता है कि किस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में किस एंगल में वर्क सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा या वर्क कैसे मिनिमम होगा। तो अगर एंगल मैक्सिमम जिसमें होगा उसका वर्क क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा, अगर एंगल मिनिमम होगा तो उसका वर्क क्या होगा मैक्सिमम हो जाएगा। अब इससे ज्यादा वर्क के अंदर कोई चीज पूछा नहीं जा सकता है आपसे। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द वर्क। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी। अब तो एनर्जी क्या है हमने बताया, एनर्जी काम करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं एनर्जी बोलते हैं। काम करने की क्षमता, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या बोलते हैं एनर्जी बोलेंगे। अब एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में एक आपके पास आती है क्या मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। दूसरी आपके पास क्या लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। तीसरी क्या साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी। चौथी क्या हीट एनर्जी आप ले सकते हैं। बहुत मेनी काइंड ऑफ एनर्जी, हीट को हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर कवर करेंगे, साउंड को हम वेव्स के अंदर कवर करेंगे, लाइट को हम लाइट के अंदर कवर करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाता है कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है किस किस संयोग से मिलकर के बनी होती है। ये मैकेनिक्स का एक्चुअल में पार्ट है। तो ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से मिलकर के बनी होती है क्या काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी। और वर्क और एनर्जी में हमने सिमिलरिटी देखी थी, दोनों की जो यूनिट्स होती हैं वो क्या है जूल है, दोनों की यूनिट क्या होती है जूल, और दोनों की ऐसी क्वांटिटी है एक स्केलर क्वांटिटी है राइट। एक क्वेश्चन और यहाँ पे कि सीजीएस सिस्टम में जो एनर्जी और वर्क की यूनिट होती है वो वर्क अर्ग के बराबर होती है। इसको यहाँ डिस्कस अगर मैं कर लूँ 1 मिनट के अंदर तो हो सकता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बहुत बार इसको डिस्कस कर चुका है। तो 1 जूल बराबर जो होता है सीजीएस सिस्टम में वो 10⁷ अर्ग के बराबर होता है राइट। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये समझ यहाँ नहीं आता है तो आप सीधे यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर में जाइए, वहाँ पे आप इसको देखिए, आपको बहुत कंप्लीट समझ में आएगा कि हाउ आई कन्वर्ट द एसआई यूनिट टू सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम से हम सीजीएस सिस्टम में यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देखिए, काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है, काइनेटिक जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू मूव। टू मूव, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा हो तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी होगी। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। इससे ज्यादा उसमें क्या पढ़ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, और या इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद यहाँ से आपकी काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला आता है दैट इज इक्वल टू ½ mv²। क्या ½ mv²।
अब जिस ऑब्जेक्ट के पास अगर मास बहुत हाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसकी ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, मास इंक्रीज, तब भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है दोनों की दोनों चीज़ें। अब यहाँ से जो आपका सवाल आता है काइनेटिक एनर्जी का, वो बहुत ही नॉर्मल सा सवाल आता है कि अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को v मान लूँ और फाइनल वेलोसिटी को अगर मैं 2v मान लूँ तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे। नथिंग। क्या चेंज आएगा आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, हाफ mv² ये आएगा। अब यहाँ पे मैं के ई फाइनल की अगर बात करूँ तो क्या हो जाएगा, हाफ mv/4। बात समझ में आ रही है, 2 दूना 4 का स्क्वायर कर देंगे तो अब के ई जो फाइनल आया आपका, अब ये इतनी वैल्यू किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के, तो आप क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 4, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज कर गई, 4 टाइम। बात समझ में आई। अगर आप वेलोसिटी को 2 टाइम इंक्रीज करते हैं, 2 टाइम इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो रही है, 4 टाइम। उसी तरीके से अगर वेलोसिटी को आप 3 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। अगर वेलोसिटी आपकी 4 टाइम इंक्रीज कर रही है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से डिक्रीज करेंगे तो सेम प्रोपोर्शन में वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी में आते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक मैं एग्जांपल यहाँ से आपको लेके समझाता हूँ। अगर हमारे पास कोई हाइट का टीला है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लेकर के जाता हूँ तो मैंने कुछ वर्क किया, मैंने क्या किया, कुछ वर्क किया। ये ऑब्जेक्ट अगर मैं बोलूँ कि ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, यहाँ से मैं इसको यहाँ पे लेके गया, सपोज मैंने h डिस्टेंस ट्रेवल की, तो मैंने कुछ काम किया। बात समझ में आ रही। काम यही में होता था कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगा करके आप उसके एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में कोई डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए, कोई विस्थापन ला दीजिए, तो उसको हम वर्क कहते हैं। तो जो काम हुआ, वर्क जो यहाँ पे हुआ, वर्क डन इज स्टोर्ड, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जिस फॉर्म में एनर्जी वर्क डन जो काम किया गया वो वर्क डन स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही है आपको। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती थी वो ऑब्जेक्ट के मूवमेंट पे डिपेंड करती थी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसके स्टेट पे डिपेंड करेगी, वो किस स्टेट पे पॉज कर रही है। अगर आप देखिए कि कोई एप्पल है, जब वो अपने ट्री से हैंग कर किया हुआ रहता है तो उसके अंदर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है mgh होता है, जहाँ पे ये मास है और ये ग्रेविटेशन है और ये हाइट है, किस हाइट पे आप इसको लेकर के जा रहे हैं। तो हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये उसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको देखते रहिए क्या है। बाकी अब मैं इसको समझाता हूँ। ये हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर अभी ये रेस्ट पे है और अपने हाइट के पीक पे है, तो इसके अंदर केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है, जीरो है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। लेकिन जब ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, अब पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या करेगी, घटेगी, बट नॉट इक्वल टू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अभी मिड में है, कुछ हाइट पे है ये। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी भाई, इंक्रीज करेगी। लेकिन बिफोर टचिंग द अर्थ सरफेस की अगर बात करें, इस सरफेस से जस्ट पहले यहाँ पे, तो जब ये इस सरफेस के यहाँ पे पहुंचेगी तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली जीरो, क्योंकि हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल मैंने लिया, बहुत ही गुड एग्जाम्पल है। सीधे सीधे सवाल आपको पूछा जाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी टीले से h हाइट से नीचे आ रहा होता है तो h/2 पे कौन कौन सी एनर्जी उसके अंदर होगी, तो h/2 पे पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों होगी। अगर वो अपने कंप्लीट हाइट पे रेस्ट विरामा अवस्था में है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बिफोर टचिंग आपसे पूछेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे मूव कराया जा रहा है फ्री फॉल, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी। आपसे बोलेगा मिड में, आपसे बोलेगा अर्थ सरफेस पे, आपसे बोलेगा एकदम हाइट पे, नहीं, सबसे मैक्सिमम जो होगा काइनेटिक एनर्जी वो बिफोर टचिंग द अर्थ सरफेस, मतलब नियर टू द अर्थ सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। ये इसके प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट पे डिपेंड करती है। नाउ हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नथिंग, एनर्जी कैन नॉट बी, आपने सुना होगा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अभी हमने देखा ना, ये एग्जांपल हमने देखा था, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से अर्थ सरफेस से आप इसको ऊपर फेंक रहे हैं तो ये ऊपर चली जा रही है, फिर उसके बाद ये ऊपर से अगर नीचे आती है, तो हमने इसका तीनों कंडीशन अब यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए क्या होगा, स्टार्टिंग में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, जीरो नहीं होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। सारी की सारी एनर्जी स्टोर्ड किस फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या है, जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, तो इस पोजीशन पे अगर मैं बोतूं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। लेकिन जब ये यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बात आपको समझ में आ रही है। फिर जब यहाँ से आएगी तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों की दोनों अवेलेबल होंगी। फिर जब ये यहाँ आके रुक जाएगा तो यहाँ पे फिर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि एनर्जी तो सेम है, एनर्जी अगर 5 है, 5 जूल की टोटल एनर्जी रहती, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 5 रहती। यहाँ पे मैं अगर सपोज करूँ तो 2.5 एंड 2.5 या 3 इसको मान लो, 2 इसको मान लो। यहाँ पे जब हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 5 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो एनर्जी इज कांस्टेंट, एनर्जी इज कांस्टेंट, बट वहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल के फॉर्म में एंड पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज होती जा रही। तो दिस इज एक गुड एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हमने एक टेबल बना करके दी हुई है, आप इसको देख लीजिएगा, इसको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझको लग रहा है कि जैसे कैंडल है, कैंडल में क्या, कैंडल केमिकल एनर्जी है जो मोम की बनी होती है, वो जब जलती है तो केमिकल एनर्जी चेंज किस में हो जाती है, लाइट और हीट में, उससे हमको लाइट मिलती है। इलेक्ट्रिक मोटर, जब हम मोटर में इलेक्ट्रिक देते हैं तो उसका जो रोटर होता है वो घूम जाता है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम किस में यूज करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में, जिससे हम ट्यूबवेल को चलाते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। बैटरी जो होती है केमिकल एनर्जी को स्टोर करके किस फॉर्म में देती है, भाई आप लाइट का ही तो यूज करते हो, तो ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है, एनर्जी का क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लाउड स्पीकर, हम इलेक्ट्रिकल वॉइस देते हैं, फिर उसको फिर वो हमको साउंड में कन्वर्ट करके देता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत सारे फॉर्म्स ये डायरेक्ट पूछ जाते हैं कि सितार जो होता है वो कैसी एनर्जी का, मैकेनिकल टू साउंड एनर्जी। तो सीधी सीधी एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है इससे क्वेश्चन, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे पावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पावर। अच्छा, पावर से पहले जो काइनेटिक एनर्जी अभी हमने पढ़ा था, एक हमने टॉपिक पढ़ा हुआ था क्या, मोमेंटम। क्या पढ़ा हुआ था, मोमेंटम। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, और मोमेंटम पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू वी, क्या होता है, एम इंटू वी। अब हमको इसमें पुट करना है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी, ये क्या हो जाएगा, एम इंटू वी। इस एम वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी, ये क्या हो जाएगा, हाफ पी वी, ये हो जाएगा हाफ पी वी, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी जो है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, अगर मैं एक बार m से ऊपर मल्टीप्लाई कराऊं और एक बार नीचे m से मल्टीप्लाई कराऊं, ठीक, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m, और एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, एम स्क्वायर और वी स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी जो है किसके बराबर हो जाएगी, हाफ पी स्क्वायर बाई एम, तो मतलब पी स्क्वायर बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हो गया कि मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मोमेंटम और उसका क्या रिलेशन होगा। तो अब मोमेंटम को अगर आप 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर मोमेंटम को आप 2 टाइम्स अगर आप कम करते हैं तो ये 4 गुना कम कर जाएगी। तो ये एक रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से कभी कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे पावर की। पावर हमने देखा था कि दर ज्ञात करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वर्क, इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर। अब देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे देखिए पावर है W/T, ये हमारे पास फार्मूला है। हमको एक चीज पता है, पावर की यूनिट क्या है भाई, वाट है, वर्क की यूनिट क्या है, जूल है, वर्क की यूनिट क्या है, जूल है, और इसकी यूनिट क्या है, सेकंड है। बात आपको समझ में आ रही है यहाँ तक।
अब देखिए पावर की 2 यूनिट हो गई, पावर की कितनी यूनिट हो गई, 2 यूनिट। एक तो हमने निकाला क्या, वाट, एक हमने निकाला क्या, वाट, दूसरा हमने क्या निकाला, जूल, जूल बाई सेकेंड, जूल बाई सेकेंड। यहाँ से कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पेज पे चलते हैं, इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। तो देखिए एसआई यूनिट ऑफ वाट इज पावर, या वाट, पावर की यूनिट क्या, वाट, या फिर हम क्या करते हैं जूल बाई सेकेंड, ये थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हुआ है, जूल बाई सेकेंड, क्या है ये, जूल बाई सेकेंड, ठीक। उसके बाद ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बटे 1 सेकेंड। 1 किलो वाट, मैंने किलो, मेगा, पेंटा, हेक्सा सब कुछ आपको बता दिया है। आप सारी की सारी चीजें यूनिट एंड मेजरमेंट में शुरू से फॉलो करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 1 किलो वाट की जो वैल्यू होती है ये 103 नहीं है एक्चुअली, ये 10 टू द पावर 3 वाट है। ये क्या है, 10 टू द पावर 3 वाट। 1 मेगावाट ये एक्चुअली 10 टू द पावर 6 वाट है, ठीक है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। ये हमारे पास हार्स पावर जो होती है ये प्रैक्टिकल यूनिट है, जो हम मशीनरीज के अंदर, मोटर्स के अंदर एंड जितने भी हमारे इंजन्स होते हैं उनके पावर की हम बात करते हैं तो हम हर्स पावर का यूज करते हैं। उसको शॉर्ट में हम एचपी भी बोल सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 746 वाट, राइट। अब आप देखिए 1 वाट सेकेंड बराबर 1 जूल। अभी अभी मैंने देखा था ना, यहाँ आपको बताया था कि वाट इज इक्वल टू जूल बटे सेकेंड। तो वाट, वाट गुणे अगर सेकेंड करूंगा तो ये किसके बराबर आ जाएगी, जूल के। तो 1 वाट गुणे 1 सेकेंड बराबर 1 जूल के होता है, किसके, 1 जूल के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए 1 वाट गुणे 1 सेकेंड बराबर 1 जूल। तो अब यहीं से मैं निकालता हूँ सेकेंड को, अगर मैं क्या बोलता हूँ, हावर बोल देता हूँ। तो 1 वाट हावर, 1 वाट आवर किसके बराबर हो जाएगा, 1 आवर में कितने 3600 सेकेंड होते हैं। तो यहाँ पे आप 3600 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, यही तो आप कर रहे, 3600 का इधर मल्टीप्लाई किया तभी तो 1 आवर बराबर हो गया। तो 3600 जूल हो गया, ये कितना हो गया, 3600 जूल। फिर उसने क्या किया कि 1 किलो वाट, बताइए 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर में फिर अब इधर 1000 का गुणा कराए तो इधर 1000 का गुणा करा दीजिए। चलिए 1000 गुणे 3600, ये क्या है, जूल है। 1 2 3, 1 2 3, 3 2 5, तो 10 टू दी पावर 5 इंटू 36 जूल। यहाँ पे क्या दिए हुए हैं इन्होंने, इस तरीके से दिया है। तो 1 हम मतलब क्या हम कर रहे हैं भाई, देखिए 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 तक आपको बात समझ में आई। अब मैं इसको करूंगा यहाँ ऊपर 10 का गुणा और नीचे 10 का गुणा। तो एक 10 को इसमें जोड़ दूंगा और एक 10 से इसमें भाग दे दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल के बराबर हो गई। बात समझ में आई यहाँ तक आपको। अब मैं जो मोस्ट करेक्ट पॉइंट है इसका वो लिखता हूँ, जहां से सवाल पूछे जाएंगे, जहां से आपको कंफ्यूजन होगी। तो देखिए वाट जो था, पावर की यूनिट क्या भाई, वाट, पावर की यूनिट क्या, वाट। तो अगर वाट लिखा हुआ है, किलो वाट लिखा हुआ है, मेगा वाट लिखा हुआ है, तो ये चीजें किसकी यूनिट है, पावर की। ये यहाँ पर कोई डाउट है। अच्छा पावर की यूनिट दूसरे फॉर्म में क्या हो सकती है, जूल बटे सेकेंड, जूल बटे सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 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 अगर वाट में, अगर वाट इंटू सेकेंड हो गया, वाट इंटू सेकेंड हो गया, तो ये किसकी यूनिट हो जाएगी, बताइए। वाट इंटू सेकेंड किसकी यूनिट है, वाट इंटू सेकेंड, यहाँ आपको दिख रहा है ये किसके बराबर है, जूल की। तो जूल है, जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की या फिर एनर्जी की। एक बहुत ही सिंपल है। देखिए वर्क इंटू सेकेंड है, अगर मैं बोलूँ वाट इंटू आवर है, वाट इंटू आवर है, अगर मैं बोलूँ किलो वाट आवर है, ये जितनी भी यूनिट है ये किसकी यूनिट है, वर्क या एनर्जी की, या वर्क या एनर्जी की। अब किलोवाट आवर के बारे में अगर 1 मिनट हम बात कर लें, तो वो किलोवाट आवर जो हमारे पास, ये प्रैक्टिकल यूनिट है एनर्जी की। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक बिल आती है वो किस में आती है, kWh में आती है। तो ये हमारे पास कैसी यूनिट है, एनर्जी की प्रैक्टिकल यूनिट, इलेक्ट्रिक एनर्जी की प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, kWh में हम एनर्जी को मेजर करते हैं। इस पे बेस्ड बहुत ही बेहतरीन सेशन क्वेश्चन का मैं लाऊंगा, जिससे आपको और भी क्लियरिटी, आई थिंक इससे बाहर तो जो भी मैं अभी बता दिया हूँ कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आप इस लेक्चर्स को 1 से 2 बार 3 बार देखिए और छोटे छोटे क्रक्स पॉइंट के नोट्स बनाइए अपने अपने रिटन हैंड में। और इसके मैं जब क्वेश्चंस लेके आऊंगा तो ये जो भी बहुत बेसिक बेसिक चीजें वो एक बार और से आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो थैंक यू ऑल फॉर टुडे सेशन।